उसको परिवर्तन करना, अपने लोगों को बैठा देना। और इसलिए ऐसे इसको हम कहते हैं, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, एक सोशल एजेंडा होता है कॉलोनियलिज्म के पीछे। सो देयर आर पॉलिटिकल रीजंस, सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस एज वेल एज द रिलीजियस रीजंस ऑल्सो। रिलीजन अर्थात धार्मिक कारण भी होते हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आप जानते हैं, ये तो ब्रिटेन के बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई थी ये, और आज भी इंडस्ट्री है, दुनिया भर के देशों में चल रही है, खासतौर से गरीब देशों में ये चल रही है, निर्धन देशों में, जहाँ पर इनके मिशनरीज जाते हैं, वहाँ पर तरह तरह से उनका आप चाहे कह लीजिए कि लोभ देते हैं, लालच देते हैं, और उनके विकास को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बहुत तरीके से इस तरह से प्रलोभन दिया जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा, और वहाँ पर साम्राज्यवाद अर्थात वहाँ पर उनका अपना उपनिवेशवाद को बढ़ाने में बहुत सहायक होते। तो आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज दे हैड कम टू इंडिया first as economic, you can say businessmen as well as क्रिश्चियन मिशनरीज। तो भारत में तो बाद में राजनीतिक जो उपनिवेशवाद आया, जो पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म जो बाद में आया, इससे पहले तो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म था और साथ साथ रिलीजियस कॉलोनियलिज्म भारत में आया। तो इसके कई सारे आयाम हैं जिसके वजह से हम कहते हैं कि उपनिवेशवाद किसी देश में आता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या कल्चरल आधार पर भी। कल्चरल से तात्पर्य है अर्थात सांस्कृतिक आधार पर भी उपनिवेशवाद चलाया जाता है। अर्थात जिस देश में जाओ वहाँ पर अब वहाँ के लोगों की संस्कृति को बदल दीजिए, लोगों की खान पान को बदल दीजिए, उनकी विचारधारा को बदल दीजिए। जैसे हमने कहा लॉर्ड मैकॉले का जो चार्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन आया था, अर्थात उनकी विचारधारा को बदल दीजिए, उनको अंग्रेजियत पढ़ाइए, उनको अंग्रेजी भाषा पढ़ाइए, उनको अंग्रेजी कल्चर के बारे में बताइए, अंग्रेजी संस्कृति के बारे में बताइए, बाइबल के बारे में बताइए, वहाँ के समाज के बारे में बताइए। इस तरह से क्या होगा, ये उस देश की जहाँ पर ये घुस कर बैठ गए हैं, उपनिवेशवाद जहाँ पर आ गया है, वहाँ पर वहाँ की संस्कृति को बदल देंगे। तो अर्थात ये कई प्रकार के तरीके होते हैं जिससे कि जो, इसलिए इसका एक कल्चरल डायमेंशन भी होता है उपनिवेशवाद का। तो ये मल्टी फैसेटेड इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं। तो ये सारे कारणों को हमको ध्यान रखना होगा, समझना होगा। तो इसलिए आज भी ये चल रहा है। अगर पूछा जाए प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस उपनिवेशवाद का, तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी उपनिवेशवाद चल रहा है, लेकिन एक दूसरे स्वरूप में चल रहा है। टुडे देयर इज़ नो फिजिकल colonialism as such. Today colonialism is there, but it is absent colonialism. It is colonialism in absentia. अर्थात ये उपनिवेशवाद गैर हाजिरी, यानी ये हमको दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, लेकिन हाँ हमारे ऊपर जो प्रकार के जो प्रभाव पड़ रहे हैं, अर्थात जैसे हम कह लिए सेना के सैन्य प्रभाव जो है। अगर अमेरिका कहता है भारत को कि आप S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं लेंगे, सोवियत यूनियन या रशिया से नहीं लेंगे, तो अर्थात वो अगर दबाव बनाता हो, अगर भारत पीछे हट जाता, तो हम कहेंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, इट इज़ न्यू इम्पीरियलिज्म। यह नए प्रकार का उपनिवेशवाद है, यानी साम्राज्यवाद है, यह एक नए प्रकार का उपनिवेशवाद है कि अमेरिका बस डरा धमका कर भारत को अपना मनमाना काम कराना चाहता है। तो आप जानते हैं S-400 को लेकर तो अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव डाला, और उसने भारत को ये डराया धमकाया कि अगर आपने रूस का इस मिसाइल सिस्टम को ले लिया, खरीद लिया, तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। बहुत सारे डराया धमकाया, लेकिन भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो एक तरह से सैन्य आप कह लीजिए कि सैन्य उपकरणों के माध्यम से साम्राज्यवाद चलता है, यानी सैन्य साम्राज्यवाद हो गया। और भी साम्राज्यवाद तरीके हो सकते हैं। तो अर्थात जैसे हमने कहा जो ट्रेड सैंक्शंस होते हैं, अर्थात इकोनॉमिक जो सैंक्शंस होते हैं, तो अर्थात ट्रेड रिलेटेड इम्पीरियलिज्म भी होता है। ट्रेड रिलेटेड इम्पीरियलिज्म अर्थात यानी व्यापार आधारित साम्राज्यवाद भी होता है। अर्थात जब कोई देश, यानी कोई देश का क्या, अमेरिका ही तो है महाशक्ति, तो अमेरिका जब किसी देश में प्रवेश करना चाहेगा तो वो चाहेगा कि हम अपने सामान को यहाँ बेचे डरा धमका कर, और अगर नहीं मानेंगे तो हम इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इम्पीरियलिज्म इज़ ऑल्सो देयर। अभी आपने शायद 2 दिन पहले खबर सुनी होगी कि अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस आया था। अमेरिका का 7वां बेड़ा 7th fleet ऑफ द अमेरिकन नेवी हैड एंटर्ड इनटू द EEZ ऑफ इंडिया।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी जो बॉम्बे से जो लगा हुआ, मुंबई हाईवे से जो लगा हुआ, बॉम्बे हाई से जो लगा हुआ वो जो क्षेत्र था, समुद्री जो क्षेत्र है, और ये 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होता है, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 माइल्स के बराबर। यानी समुद्र में जो मील कहलाता है उसे हम कहते हैं नॉटिकल माइल, समुद्री मील कहते हैं। और समुद्री मील एक सामान्य मील से 1.8 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, यानी 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 माइल्स, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ याद रखिएगा। तो अर्थात ये भी एक प्रकार से आप कह लीजिए कि ये मिलिट्री कॉलोनियलिज्म है, मिलिट्री इंपीरियलिज्म है। अर्थात हमारी देश की सेनाएं, हमारी नेवी आपके देश में घुसेंगी और आप इसको विरोध नहीं कर पाएंगे, अगर आप विरोध करेंगे तो भी हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए अगर वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो आज भी उपनिवेशवाद देखा जा सकता है। विश्व के सभी भागों में किसी न किसी रूप में उपनिवेशवाद चल रहा है, लेकिन हाँ, आज वो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के रूप में देखा जा रहा है, और वो भी साम्राज्यवाद कैसा, वो नव साम्राज्यवाद के रूप में देखा जाता है, यानी वो प्रचलित है आज भी। दुनिया का लगभग कोई भी हिस्सा नहीं बचा है कि जहाँ पर साम्राज्यवाद को हम ना देख पाएँ। ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, ये 3 तो ऐसे देश हैं जिनका साम्राज्यवाद दुनिया भर में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं चल रहा है ना। तो इसलिए साम्राज्यवाद, ये कहना कि पुराना साम्राज्यवाद था 1500 शताब्दी से शुरू होकर दूसरे विश्व युद्ध तक चला और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई तो आज साम्राज्यवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। साम्राज्यवाद पहले भी था, उसका स्वरूप दूसरा है। दूसरा था पुरातन साम्राज्यवाद था, ओल्ड इंपीरियलिज्म था, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी साम्राज्यवाद है और वो अपने नए स्वरूप में है और बहुत ही फल फूल रहा है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आज भी वो चल रहा है। हमने जैसे आपको बताया, भारत ऐसे सशक्त देश में अगर अमेरिका का 7वां बेड़ा आ जाए, बॉम्बे अगर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में EEZ के क्षेत्र में अगर यानी हम कह लें भारतीय समुद्री क्षेत्र में अगर अमेरिका का ये युद्धपोत आ जाए, और ये बड़ा खतरनाक युद्धपोत है जो 7th फ्लीट है, ये बड़ा इसकी एक बड़ा इसका एक बदनाम हिस्ट्री रही है। पहले भी भारत को इसने धमकाया था जब ये पाकिस्तान से भारत का युद्ध चल रहा था 1971 में। तब भारत को रोकने के लिए उस समय रिचर्ड निक्सन ने इस 7वां बेड़ा को भारत में भेजा था, डराने के लिए कि आप पाकिस्तान के विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई ना करिए, अन्यथा हम अपना सैन्य बेड़ा भेज रहे हैं। ये तो अच्छा था हुआ कि उस समय रूस ने कह दिया अगर आप अपना सैन्य बेड़ा भेजेंगे तो रूसी सैन्य बेड़ा भी भारत में पहुंच जाएगा, और देखते हैं आप क्या करते हैं। तो इसलिए बड़ा बदनाम ये रहा है, बदनाम इन द सेंस है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया दैट 7th फ्लीट शुड हैव कम टू इंडिया। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आज भी उपनिवेशवाद चल रहा है और ये नव साम्राज्यवाद के रूप में चल रहा है। तो dear students, I think that today I have covered quite a fair amount of this chapter कलोनियलिज्म के बारे में। यू हैव कम टू नो सो मेनी थिंग्स, और जो हमने आपको जो रीडिंग मटेरियल भेजा है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट you must have studied all that reading material, and coupled with today's lecture, I am quite confident that you will be able to prepare a good a good topic, or you can say you can thoroughly prepare this chapter। तो आज की बात यहीं तक समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम एक दूसरे विषय के साथ आपके पास आएंगे। और खूब पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।